आज बच्चों हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 3 समतल में गति इसके अगले लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपको कल पढ़ाया था सदिश योगफल का बीजगणितीय सूत्र कैसे ड्राइव करते हैं और साथ में सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है सदिश योग का बहुभुज नियम। इसका स्टेटमेंट ही जानना है, सदिश योग का बहुभुज नियम। बहुभुज नियम दिक्कत क्या है बच्चों, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज नियम की सहायता से आप कितने सदिशों को जोड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि त्रिभुज में कुल भुजाएं कितनी होती हैं? 3, तो 2 भुजाएं 2 सदिशों को निरूपित करेंगी, तीसरी उनके परिणामी को, तो 2 ही तो जुड़ेंगे। समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता से कितने सदिशों को जोड़ सकते हैं? 2। क्यों? क्योंकि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो 2 ही तो जुड़ेंगे, एक विकर्ण परिणामी को बताएगा। अब अगर 3 जोड़ना हो तो, 4 जोड़ना हो तो, 5 जोड़ना हो तो, मतलब मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो त्रिभुज नियम काम करेगा। इसलिए हमें बहुभुज नियम का स्टेटमेंट या बहुभुज नियम को जानना होता है, ठीक है ना। अब बहुभुज नियम से कितने सदिशों को जोड़ेंगे? जितने चाहे, 3, 4, 5, 6, 7, जितने चाहे सदिशों को जोड़ते जाओ बहुभुज में। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या तो निश्चित थोड़ी होती है, आप जितने का बनाना तो बना लो, 3 भुजाओं का, 4 भुजाओं का, 5 भुजाओं का, जितने चाहेगा, ठीक है। तो बहुभुज नियम कहता है, मैं फिर से आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे मान लीजिए एक सदिश ये है ए, एक दूसरा सदिश है इसका नाम है बी, एक तीसरा सदिश है इसका नाम है सी, एक आध और मिल लो डी, ऐसे ऐसे बहुत सारे सदस्य ले लिए, इन सबको हमने टोटल किया, ठीक है ना। तो बहुभुज नियम त्रिभुज नियम की तरह ही है। सबसे पहले हम तल में एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु, इस बिंदु को अपना मूल बिंदु माना। अब इस बिंदु से एक ही दिशा में एक परिमाण के बराबर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। एक ही दिशा में एक परिमाण के बराबर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। जो खींचे मालूम, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। किसको बताएगा? अब बी से शुरू करना है। बी से सदिश बी के परिमाण के बराबर लंबाई की रेखा बी की दिशा में खींचेंगे। तो कैसे खींचेगी बताओ मुझे? ऐसी। तो ये कौन सी बन गई हमारी? सदिश बी। अब हम सी से खींचेंगे। सी से सी की दिशा में सी के परिमाण के बराबर लंबाई की रेखा खींचेंगे। तो ये है, ऐसे ही है ना। तो ये कौन सा हो गया हमारा सदिश? सी, और इसको नाम दे दिया सी डी। अब हम पहले सदिश के उच्च को अंतिम सदिश के शीर्ष से मिला देंगे, तो ये विपरीत क्रम हो गया। तो ये जो सदिश है ये आर को बताएगा। आर यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। और होते तो यहाँ जोड़ देते, और होते तो वहां जोड़ देते, ठीक है ना। तो जितने भी सदिश हो, आपको करना क्या है? हर एक सदिश को पिछले वाले सदिश के शीर्ष से कनेक्ट करते जाना है। तो जितने सदस्यों को जोड़ोगे उससे एक अधिक भुजा का बहुभुज बन जाएगा। जैसे 3 सदस्यों को जोड़ोगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, 4 सदस्यों को जोड़ोगे तो पंचभुज बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? 6 सदस्यों को जोड़ोगे तो षटभुज बनेगा। तो जितने सदस्य आप जोड़ोगे उससे एक अधिक वाला बहुभुज बनेगा। क्यों बनेगा एक अधिक वाला? क्योंकि एक आपको परिणामी सदस्य के लिए भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब इसकी परिभाषा सुनो। सदिशों का बहुभुज नियम कहता है, यदि विभिन्न सदिशों को, अब मैंने यदि बोला कितने, जितने भी तुम्हें दिए हो, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी दिए हो, यदि विभिन्न सदिशों को परिमाण व दिशा के साथ किसी बहुभुज की संलग्न भुजाओं के रूप में एक ही क्रम में निरूपित किया जाए, तब बहुभुज को पूरा करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में सभी सदस्यों के योगफल को निरूपित करती। समझ में आ गया ना बात? क्या कहता है बहुभुज नियम? यदि विभिन्न सदस्यों को, विभिन्न से मतलब क्या है यहाँ पर? 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हो,
यदि विभिन्न सदिशों को परिमाण व दिशा के साथ किसी बहुभुज की संलग्न भुजाओं के रूप में एक ही क्रम में निरूपित किया जाए, तब बहुभुज को पूरा करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में सभी सदिशों के योगफल को या परिणामी को निरूपित करती है। बस इसी को बोलते हैं अपन कौन सा नियम। अब इसी में दो हो तो त्रिभुज नियम हो गया, दो सदिशों को, है ना, और बाकी और ज्यादा सदिश जोड़ते जाओ तो बहुभुज नियम के अंतर्गत। अब ऐसा थोड़ी होगा, 3 सदिश जोड़ने के लिए चतुर्भुज नियम, 4 सदिश जोड़ने के लिए पंचभुज नियम, ऐसे थोड़ी बनेंगे। अब एक बार हो गया, समझ आएगी ना बात। तो ये हमारे पास बहुभुज नियम की डेफिनेशन है, सबसे बन जाएगी। अब आते हैं अपन किस पर, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब मैं आपको समझा रहा हूं सदिश योग का क्रम विनिमय नियम। सदिश योग का कौन सा नियम, ये नियम कहता है कि सदिशों के इस नियम, पहले इसका नियम लिखना पड़ता है, तो नियम लिखने के बाद इसको प्रूफ करना पड़ता है। तो आपको प्रश्न बनेगा सदिश योग का क्रम विनिमय नियम लिखो एवं सिद्ध करो। प्रश्न क्या बनेगा, क्रम विनिमय नियम लिखो एवं सिद्ध करो। अब मैंने बोला योग का, गुणा का भी होता है, ये योगफल का है। तो सदिश योग के क्रम विनिमय नियम अनुसार सदिशों के योगफल पर क्रम की अदला बदली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है सदिश योग के क्रम विनिमय नियम का कथन, सदिशों के योगफल पर क्रम की अदला बदली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात ए और बी दो सदिशों के लिए a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए, ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं इसको, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्या, कम्यूटेटिव लॉ, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम। तो क्या बोलता है क्रम विनिमय नियम, स्टेटमेंट बताइए कि दो सदिशों के योगफल पर क्रम की अदला बदली का, चाहे आप ए में बी को जोड़े चाहे बी में ए को जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसको प्रूफ करते हैं। अब हम इसका प्रूफ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है बच्चों, प्रूफ, ठीक है ना। परीक्षा में आपको 3 नंबर में लिखने और प्रूफ करने को आ सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, नाम दे दे इसको ए बी सी डी। ये वाली भुजा ए को बता रही है, ये वाली भुजा डी को बता रही है, और ये मैंने क्या किया, ए से सी को मिलाया, तो ये किसको बताएगी, आर को। किसको बताएगी, क्यों, समांतर चतुर्भुज नियम बोलता है ना यही। तो जब प्रूफ करोगे तो सबसे पहले ये चित्र बनाना है। अब देखो क्या करना है, अब आप लिखोगे, बोर्ड पर ध्यान दो बच्चों। अब आप लिखोगे, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन हो जाए ए बी और ए डी। कौन कौन, ए बी और ए डी क्रमशः परिमाण और दिशा के साथ सदिशों ए व बी को निरूपित करती हैं। तब इनके कटार बिंदु से जाने वाला विकर्ण ए सी अवश्य ही इनके परिणामी सदिश आर को निरूपित करेगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो, अब चित्र से, इतनी जो मैंने बोली उतनी कहानी लिखनी है। फिर आएगा चित्र से त्रिभुज ए बी सी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से। कैसे बच्चों, सदिश योग के कौन सा नियम को लगाना है, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। इसमें त्रिभुज नियम लगाओ, त्रिभुज नियम लगाओ तो कैसा लगेगा, ए बी धन बी सी। कैसा लगेगा, ए बी धन बी सी, तो बराबर लिखेंगे ए सी। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही क्रम में हो गई। ये कैसे क्रम में हो गई, तो ये इसका विपरीत क्रम चलेगा, नहीं चलेगा।
तो अपन लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ध्यान दो बोर्ड पर। अब मैं कह रहा हूं कि बी सी जो है बी सी के बराबर है ए डी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की बजाय, और दोनों किसको प्रतिशत करेंगे, बी को, क्योंकि बी है। तो यहाँ पर लिखो ए बी की वैल्यू क्या है ए, इसकी वैल्यू क्या निकली बी, इसकी वैल्यू क्या निकली आर। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हो गया। अब फिर से लिख दो, आप बोर्ड पर ध्यान दो और प्रूफ हो जाएगा। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी सी में, अब कौन सी त्रिभुज में लगाना है, एडीसी में त्रिभुज नियम से। कौन से नियम से, त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम लगाइए, क्या आएगा त्रिभुज नियम से, एडी प्लस डीसी, क्या आएगा एडी प्लस डीसी इक्वल टू एसी। एडीसी है एक ही क्रम और जो उसका विपरीत क्रम, ये कहता है ना त्रिभुज नियम। अब एडी का मान तो हमें पता है, डीसी का मान एबी के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख दो चूंकि डीसी बराबर क्या है एबी और एबी के बराबर क्या है सदिश ए, तो मान लिखो। तो यहाँ पर क्या लिखना है बी, यहाँ पर क्या लिखना है ए, यहाँ पर क्या लिखना है समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, यहाँ भी आंसर आर आया, वहां भी आंसर क्या आया। तो मैं लिखेंगे वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा जल्दी बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बॉक्स में बंद कर देना, नीचे लिख देना इट्स प्रूफ। ठीक है ना। तो एक कौन सा नियम है, परीक्षा में आएगा तो बन जाएगा। क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, समांतर चतुर्भुज में ए बी सदस्य बना देना और विकर्ण में आर बना देना। और सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में बता देना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी और एडी ए और बी को निरूपित करते हैं, इनके कटा में उतरे जाने वाला विकर्ण ए सी आर को निरूपित करता है। ठीक है ना। फिर तब अब यहाँ से शुरू कर देना, चित्र से त्रिभुज ए बी सी में पहले आप यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए, तो दोनों त्रिभुज में आपको क्या करना है त्रिभुज नियम लगा देना है। तो पहले इस त्रिभुज में लगा देना, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आएगा। अब इसको ए, इसको बी और इसको क्या लग देना आर, तो ए धन बी बराबर आर होगा। फिर ऊपर वाले में लगा देना, तो बी धन ए बराबर आर आ जाएगा। अब दोनों के आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर कर दो, तो ए धन बी बराबर क्या आ गया बी धन ए। इसी को बोलते हैं क्या क्रम विरोधी नियम। देखो मतलब हमने क्रम की अदला बदली कर दी लेकिन आंसर आर ही आया, यानी क्रम की अदला बदली का एक फल पर प्रभाव नहीं पड़ता। सबको समझ में आ गई बात। योग फल के लिए है, योग फल के लिए। चलो अब अपन आते हैं साहचर्य नियम पर। किस पर, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। अब हम पढ़ने वाले हैं सदिशों के योगफल का कौन सा नियम, साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। योग के लिए अलग होता है, गुणा के लिए अलग होता है, ठीक है ना। एक के लिए तो कहता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए इसको अपन बोलते हैं कौन सा नियम। अब इसका कथन क्या लिखेंगे, इसका कथन लिखेंगे सदिश योगफल के साहचर्य नियम अनुसार सदिशों के योगफल पर समूहन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समूहन का, पहले मैंने किसका समूह बनाया ए और बी का समूह बनाया, फिर उसमें सी जोड़ा, फिर मैंने किसका समूह बनाया फिर उसमें ए जोड़ा, लेकिन दोनों बार आंसर एक सा आएगा। मतलब जैसे मेरे पास 3 संख्याएं हैं 3 5 7, तो चाहे मैं 3 में 5 जोड़ करके उसमें 7 जोड़ूं तो आंसर आएगा 5 और 3 8 7 15। अब एक काम करता हूं, पहले मैं 5 में 7 जोड़ता हूं, फिर बाद में उसमें 3 जोड़ूंगा, 7 5 12 धन 3, तो भी कितना आएगा। समझ आएगी ना बात समझ आ गई। तो क्या समूह का कोई भाव पड़ा, मैंने पहले किसका समूह बनाया 3 और 5 का, फिर किसका बनाया। आप एक काम करो, आप पहले नंबर 3 और 7 का बना लो, 3 और 7 का बना लो, कितना बनेगा 10, और फिर उसमें 5 जोड़ो तो भी आंसर कितना आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर समूह बदल दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है,
ऐसे ही जैसे ये है अंकगणित, ऐसे ही होता है सदिश बीजगणित में। तो सदिशों के योगफल पर समूहन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो लिखना है आपको कथन। आपको पूछेंगे सदिश साहचर्य नियम का कथन लिखो, तो कथन क्या लिखोगे कि सदिशों के योगफल पर समूहन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात किन्हीं तीन सदिशों ए बी और सी के लिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जो ब्रैकेट में उनको साथ में लिख बोल देना है, या पहले बोल दो कि ब्रैकेट में ए या ए प्लस बी का योग, और इसमें किसको जोड़ेंगे फिर सी को, बराबर होता है बी प्लस सी का योग, उसमें किसको जोड़ेंगे ए को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है बच्चों, प्रूव कर रहा है ना। जब इसको प्रूव करेंगे तो कितने सदिश लेना पड़ेंगे हमें, तीन। तो तीन सदिशों को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज बनेगा। अब हम समांतर चतुर्भुज नहीं बना रहे हैं, कोई भी चतुर्भुज। तो देखो मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ध्यान दो, कैसा भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक। अब यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ए बी सी डी। ये मान लीजिए सदिश ए को बता रहा है, ये मान लीजिए किसको, बी को, और ये मान लीजिए सी को। तो ये बताएगा आर को। क्यों, बहुभुज नियम, बहुभुज नियम यही तो बोलता है, नहीं बोलता है। हाँ, तो तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे इसकी चित्र के बारे में कुछ लाइंस। क्या लिखेंगे, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये नहीं लिख देना समांतर चतुर्भुज है, नहीं तो सब खत्म, ये नहीं लिखना। क्या लिखना है, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाएं ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी और सी डी क्रमशः सदिशों ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर को परिमाण और दिशा के साथ निरूपित करती हैं, परिमाण व दिशा के साथ निरूपित करती हैं। तो बहुभुज नियमानुसार अंतिम भुजा एडी विपरीत क्रम में तीनों सदिशों के परिणामी को व्यक्त करेगी, व्यक्त करेगी। इतना लिख दोगे। अब चलो, अब क्या करना है, अब देखो कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैंने ए से सी को मिलाया, इसको किससे मिलाया, तो मैंने लिखा ए से सी को मिलाया, यानी कि विकर्ण ए सी खींचा है ना। ए से सी को क्या किया, मिलाया। तब जैसे हम मिलाएंगे दो त्रिभुज बन जाएंगे, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज नियम लगा दो। तब त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज नियम से, कौन सा नियम, त्रिभुज नियम का मतलब यहाँ पर क्या है, सदिश योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम का मतलब यहाँ पर क्या है, त्रिभुज नियम से। चलो लगाओ इसमें त्रिभुज नियम, तो आएगा ए बी प्लस बी सी। हाँ, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। शाबाश। अब ए बी की वैल्यू क्या है, ए, इसकी वैल्यू क्या है सदिश बी, और इसको लिख दो ए सी। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। क्या इतना सबको समझ आ गया। तो मैंने ए और बी को पहले जोड़ लिया, जोड़ लिया। तो कहीं पर भी अगर हम ए सी का मान लिखेंगे तो ए प्लस बी को वेक्टर लगा, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम उनको जोड़ चुके। अब यहाँ पर कोई संख्या होती 5 धन 7, तो एक प्रकार से पहले लिखा होता। अब हम आते हैं पुनः, अब एक और त्रिभुज अभी हमारे पास, कौन सा, पुनः त्रिभुज ए सी डी में। अब इसमें लगा दो तो आएगा ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी। देखो जरा, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू, सही है। चलो ए सी का मान क्या लिखना है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पहले जोड़ चुके ना। तब ए सी का मान लिखोगे तो ब्रैकेट मार के लिखना है। तो यहाँ पर ए सी का मान है समीकरण 1 से, किससे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट बंद प्लस सी डी का मान, सी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी वेक्टर ए डी का मान इक्वल टू आर वेक्टर। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इतना समझ आ गया। माने सबसे पहले हमने विकर्ण ए सी खींचा, क्या खींचा,
और दोनों त्रिभुजों में कौन सा नियम लगा दिया? अब फिर से आते हैं, अब ध्यान देना फिर से अब मैं क्या कर रहा हूं। अब मैंने बी से डी को मिलाया, अब मैंने बी से किसको मिलाया? डी को मिलाया, बी से डी को मिलाया, अब मैंने बी से डी को मिला दिया, फिर दो त्रिभुज बन गए, एक इस तरह बन गया और एक, अब पहले वाले को भूल जाना, अब इस तरफ, तो त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज नियम से, चलो लगाओ बी सी डी में त्रिभुज नियम, तो आ जाएगा बी सी प्लस, आएगा बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी। वाह क्या बात है, आप लोग बहुत तरक्की करोगे। अब यहाँ पर बी सी की वैल्यू क्या है? बी है, सी डी की वैल्यू सी है, और बी डी की वैल्यू कुछ नहीं है, बी डी का तो निकल ही आया, ठीक है ना? आएगा नहीं आएगा? तो बी डी का मान कितना निकाला है हमारा? बी प्लस सी। अब कहीं पर भी बी डी का मान लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ठीक है, हम तो पहले जोड़ चुके। अब पुनः अब एक और त्रिभुज है इस तरफ वाला ए बी डी, अब त्रिभुज ए बी डी में सबको दिख रहा है ना, ए बी सी नहीं लिख देना, ए बी डी में लगाओ त्रिभुज नियम, तो आ जाएगा ए बी प्लस बी डी, बी डी इक्वल टू ए डी। अब क्या करें बताओ? मान लिख दीजिए, क्या कर दीजिए? मान तो समीकरण 3 से, यहाँ पर समीकरण 3 से मान लिखना है अपन को, बाकी तो है ही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए वेक्टर ए है, ए बी का मान, प्लस बी डी को क्या लिखना है? बी प्लस सी का ब्रैकेट इक्वल टू आर, इक्वेशन 4। क्लियर है? अब समीकरण 3 और समीकरण 2 और 4 देखो जरा, क्या दोनों के RHS बराबर हैं? देखो इसका आंसर भी आर आया है, इसका आंसर भी, लेकिन इसमें ब्रैकेट कहां पर है? यहाँ बी और सी का समूह बना था, और यहाँ पर किसका समूह बना था? और यहाँ पर ए और बी का समूह बना था, यहाँ पर समूह अलग अलग हो गया ना, लेकिन आंसर कैसा आया? तो अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व 4 से तो हमें मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, लिख देना। यही प्रूफ, यही साहचर्य नियम है। यही कौन सा नियम है? साहचर्य नियम है। तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो है, आपको कोई भी इसमें से परीक्षा में प्रूफ करने के आपको बुक में आए हैं? प्रूफ नहीं आए हैं, पर क्योंकि एनसीईआरटी में क्या करते हैं, हल्का सा डिटेल दे देते, तो उसका मतलब आप समझिए कि आपको करना है वो, है ना, उसका मतलब सीधा सीधा यही होता है। तो सदिशों के व्यवकलन पर, अर्थात सदिशों को हम घटाते कैसे हैं बच्चों? जैसे मान लीजिए मुझे सदिश ए में से बी को घटाना है, मान लीजिए मुझे सदिश ए में से किसको घटाना है? तो इसका अर्थ है ए प्लस माइनस बी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का विपरीत सदिश। देखो अब कहां से कहां पहुंच गए अपन। अगर मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाना है, तो इसका मतलब है कि मुझे बी का विपरीत सदिश ए में जोड़ना है। इसलिए सदिशों के घटाने के लिए अलग से नियम नहीं है। जो सदिश योगफल के नियम है वही सदिशों के व्यवकलन के नियम है ना, बहुत सेम। तो क्या है यहाँ पर कि अगर मुझे ए में से बी घटाना है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए प्लस माइनस बी को क्या बोलेंगे? बी का विपरीत सदिश। आपको सदिशों के प्रकार पढ़ाए थे ना, तो उसमें बताया था विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। तो ए का ऋणात्मक सदिश क्या होता है? माइनस है। तो माइनस बी क्या है? बी का विपरीत सदिश। तो अब आप इसके नीचे लिखोगे, इसका तात्पर्य है कि अगर देखो दो सदिशों के व्यवकलन का तात्पर्य आपसे अगर आ जाए परीक्षा में,
कि दो सदस्यों के व्यवकलन से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखोगे? तो देखो क्या लिखना है, दो सदस्यों के व्यवकलन का अर्थ है कि एक सदस्य में दूसरे सदस्य का विपरीत सदस्य जोड़ना है। अर्थात मान लीजिए ए में से मुझे बी को हटाना है, इसका तात्पर्य है कि बी का विपरीत सदस्य ए में जोड़ना है। यही है दो सदस्यों के व्यवकलन का अर्थ। अब यहां पर इसको ग्राफिकली समझिए। ग्राफिकली देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए है, वेक्टर ए, इसमें से मुझे घटाना है ये वाला, ये कौन सा है? बी। अब ध्यान देना जरा कैसे करेंगे इस काम को। ये सदस्य ए है, ये कौन सा सदस्य बन गया हमारा? ए। और इसमें से किसको हटाना है मुझे? तो देखो कैसे घटाएंगे। सब बच्चे ध्यान से देखो बोर्ड पर। सबसे पहले तल में एक बिंदु लेंगे, फिर इस बिंदु से ए की दिशा में ए के परिमाण के बराबर लंबाई की रेखा खींचेंगे। मान लो ये खींची ए बी, क्या खींची? ए बी किसको बताएगी? आप बी से पॉइंट बी से मतलब सदस्य ए के शीर्ष से बी की दिशा में बी के परिमाण के बराबर लंबाई की रेखा खींचेंगे, तो ये खींचेगी ऐसी। ये किसको बताएगी? अब आगे की सुनना ध्यान से, ये तो हमने जोड़ दिया, तो हमें करना क्या था? अब हम क्या करेंगे, बीसी का विपरीत सदस्य खींचेंगे। क्या खींचेंगे? बीसी का। तो ये बीसी ऊपर यानी सी का विपरीत सदस्य खींचेंगे, तो कहां खींचेगा वो? नीचे। तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? माइनस सी। बी, बी लिखना था, सॉरी, इसको क्या लिखना है? बी। तो मैंने यहां पर क्या किया? बीसी का विपरीत सदस्य खींचा। तो जैसे ये है बी, बी है ना, तो ये कौन है फिर? माइनस बी होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? ए माइनस बी बन गया। अब त्रिभुज अनुसार इससे इसको मिला दो। इसको मैंने बी नाम दिया था, इसको नाम दे देते हैं डी। अब मैंने इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया। तो ये बताओ ये किसको बताएगा? त्रिभुज नियम लगाओ, तो एडी प्लस बीडी बराबर एडी, तो दोनों के परिणामी को बताएगा। तो परिणामी क्या है? आर। तो बताओ आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी एबी वेक्टर प्लस बीडी वेक्टर। लेकिन एबी की वैल्यू है ए और बीडी की वैल्यू माइनस बी है, बी नहीं है, क्या है? और प्लस माइनस का गुणा, तो ए माइनस बी आ गया। लो ऐसे घटाएंगे, ये ग्राफिकली घटाना। माना सदस्यों को घटाने का आ जाए तो घटाने के लिए पूरी फिजिक्स में कोई नियम नहीं मिलेंगे, क्योंकि होते नहीं है। जो जोड़ने के नियम है वही काय के हैं। इसलिए ये एक छोटे 1 मिनट का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि सदस्यों को घटाते कैसे। तो क्या करना है सदस्यों को घटाने के लिए बच्चों? आपको जोड़ना ही है घटाने की जगह, लेकिन क्या करना है? उसका विपरीत सदस्य उसमें क्या कर देना है? जोड़ देना है बस। उसका विपरीत सदस्य उसमें जोड़ देना है। तो ये आर, अब कल बताया था आपको मैंने कि आर कौन कहलाता, तो मैंने बोला परिणामी सदस्य। तो आप याद करो, मैंने ये नहीं बोला था कि ये फल को व्यक्त करे, अंतर को व्यक्त करे तो ही परिणामी सदस्य कहलाएगा, गुणनफल को व्यक्त करे तो ही परिणामी सदस्य कहलाएगा। भाई परिणामी का मतलब क्या है? तो दो या दो से अधिक सदस्यों के परिणाम को व्यक्त करे। अब परिणाम योग से, अंतर से, गुणन से, कहा से मिल रहा है, उसको व्यक्त करे। तो ये हमारे पास आ गया आर इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस प्रकार से ये वाला जो लाइन है ये बताएगी ए माइनस बी को। अगर हम इसको मिला देते तो, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये बताएगा ए प्लस बी को। किसको बताएगा? समझ आ रही बात? देखो अगर मैं इसको मिला देता हूं तो बताओ ये किसको बताएगा? ए प्लस बी को बताएगा। ए प्लस बी थोड़ी चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए? ए माइनस बी। तो ये बता रहा है नीचे, ऊपर वाला बता रहा है ए प्लस बी को, नीचे वाला किसको बता रहा है? ए माइनस बी। क्या सबको समझ आ गया? अच्छा अगर मुझे बी माइनस ए चाहिए होता तो, अगर मुझे बी माइनस ए चाहिए पर, तो जल्दी बोलो कौन बताएगा आंसर? वेरी गुड। अरे बहुत सिंपल सी बात है, मुझे बी माइनस ए चाहिए, बी माइनस ए, तो इसका मतलब हुआ बी प्लस माइनस ए, इसका मतलब ये हुआ। तो मुझे इसका विपरीत सदस्य खींचना पड़ता है। आपकी समझ आ रही बात? समझ में आ रही ना बात? सब बदल जाता है। तो मैंने कि अगर मुझे एक सदस्य में से दूसरे सदस्य को घटाना है तो करना क्या है?
दूसरे का विपरीत सदस्य पहले में जोड़ना है। विपरीत सदस्य मतलब नेगेटिव वेक्टर है ना, उसका नेगेटिव वेक्टर उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारे पास है वो सदस्यों का व्यवकलन। अब आप समझ गए, इसलिए सदस्य योग का त्रिभुज नियम होता है, सदस्य व्यवकलन का त्रिभुज नियम नहीं होता है। समझ आएगी ना बात, काय का होता है, योग का, व्यवकलन का नहीं होता, क्योंकि जो योग का है वही व्यवकलन का है, जो सदस्य योग का है वही काय का है, व्यवकलन का है। ठीक है, अब हम आते हैं तो सदस्यों के व्यवकलन की 2 लाइन की थ्योरी रजिस्टर में नोट कर लेना है ना। अब आते हैं अपने पास सदस्यों का वियोजन। अब क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, सदस्यों का वियोजन, रिजोल्यूशन, वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन बोलेंगे, रिजोल्यूशन मतलब वियोजन, ठीक है ना, माने अभी हम जोड़ रहे थे, अब हमें तोड़ना है। क्या करना है, तो हम सदस्यों को कई तरीकों से वियोजित कर सकते हैं। सदस्य राशियों में अंतर में लिखा है अपन ने कि सदस्यों को 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है, आदेशों को वियोजित नहीं किया जा सकता, इसमें लिखा है ना। तो लिखा है तो वियोजन है क्या, तो आज अपन इसी को जान रहे हैं कि वियोजन है क्या। तो सदस्यों का वियोजन कहलाता है किसी सदस्य को 2 या 2 से अधिक घटकों में तोड़ना, सदस्यों का वियोजन कहलाता है। किसी सदस्य को 2 या 2 से अधिक घटकों में तोड़ना, ये कहलाता है सदस्य का। अब वियोजन बहुत तरीके से हो सकता है, देखो जैसे मान लीजिए एक सदस्य ये है, मान लीजिए एक एफ सदस्य, एफ वेक्टर है, तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा यहाँ, एक यहाँ, या एक यहाँ, एक यहाँ, या एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे कई टुकड़ों में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इसमें से 2 टुकड़े परस्पर लंबवत हैं, ये वाले देखो, दिख रहा ना ये, जैसे मालूम मैंने ए लिया है एफ, एफ का एक टुकड़ा ऊपर ले लिया, एक टुकड़ा सामने ले लिया, ये वाला। तो ये दोनों जो घटक हैं इसी के टुकड़े हैं मान, तो ये दोनों जो घटक हैं ना, ये दोनों, इन दोनों को बोलते हैं समकोणिक घटक। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कहलाएगा, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन करना है ना, तो समकोणिक घटक कहलाते हैं। तो यदि किसी सदस्य के घटक परस्पर लंबवत हों तो वो कहलाते हैं उसके समकोणिक घटक। तो हमें सदस्यों का समकोणिक वियोजन पढ़ना है। वियोजन कई तरीके से हो सकता है, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, केवल 190 पर। हम ऐसे घटक तोड़ेंगे जो एक दूसरे के साथ कितने के एंगल बनाएंगे, 90 के एंगल, इसलिए इसको हम समकोणिक वियोजन या आयताकार वियोजन बोलेंगे। सदस्यों का समकोणिक वियोजन या आयताकार वियोजन बोलेंगे। समझ आ गई ना बात। अब ये वियोजन करना कैसे है, तो इसका अपन लेक्चर पढ़ेंगे कल, ठीक है ना, कि ये वियोजन हमारे लिए करना कैसे है। अब वियोजन और सीख जाएंगे तो वेक्टर की थ्योरी हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है।